जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इंग्लिश की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, सप्लीमेंट्री पोर्शन के। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, प्रोज से पूछे जाते हैं और सप्लीमेंट्री, यानी दो पोर्शन से, दो सेक्शन से आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो प्रोज वाला मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं। जी हाँ साथियों, पिछले 3 से 4 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन आज हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ कराने वाले हैं। तो अगर आपकी भी इंग्लिश वीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आंसर याद होंगे, तो आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और लाइन से एक एक करके सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे 5 चैप्टर हैं। पहला है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट। इन सभी पांचों चैप्टर के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन मेरा आज होने वाला है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट। यानी कि जो सैम थे उनका ओल्ड बिजनेस, यानी कि पुराना जो बिजनेस था, पुराना जो धंधा था, वो क्या था, व्हाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, और वो वापस अपने उस व्यवसाय में क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो इसका आंसर आप लोग देखिए लिखोगे, सैम्स ओल्ड बिजनेस इज डैट ऑफ साइकेट्रिस्ट। ठीक है, यानी साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, आपको पता होगा ये एक तरह से मनोचिकित्सक होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन एक तरह से देने वाले जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो आपके मन के भाव समझ जाते हैं। उनको आजकल हम लोग साइकोलॉजी, जिसकी पढ़ाई होती है ना, साइकोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, तो वही होते हैं साइकेट्रिस्ट। तो सैम का जो पुराना बिजनेस था वो था साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का काम क्या होता है कि मनोचिकित्सक, यानी कि किसी के मन के भाव को समझना और उसको दूर करने का प्रयास करना। बट नाउ ही इज़ इन गैल्सबर्ग ऑफ 1894। लेकिन इस समय वो कहाँ पर था, वो था गैल्सबर्ग में 1894 में। इट इज़ अ पीरियड, ये एक समय काल था, व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। यानी कि ये एक ऐसा समय काल था जहाँ पर जो पीपल यानी लोग थे वो फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यानी चिंता मुक्त रहते थे। क्योंकि उस टाइम 1894 में किसी तरह की जब कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई किसी को दिमागी परेशानी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, तो उस समय साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी साइकेट्रिस्ट, यानी उस समय किसी भी तरह के डॉक्टर की, मनोचिकित्सक की ज़रूरत नहीं थी। द सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इसीलिए जो उसमें स्कोप नहीं दिख रहा था, इसीलिए जो ये सैम थे ये अपने वापस से पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं यानी मनोचिकित्सक होते हैं, उनका काम होता है किसी के जैसे कोई डिप्रेशन में है तो उसकी भावनाओं को दूर करने का प्रयास करना, उसको उस तनाव से उबारना। तो जब 1894 में भाई इस तरह की कोई टेंशन थी ही नहीं, लोग फ्री रहते थे, आराम से खाते थे, मस्त रहते थे। आजकल के समय में तो आपको पता होगा कि जैसे फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा आया, वहाँ से उसको टेंशन मिलना स्टार्ट हो गई। तो उस समय फिलहाल साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए सैम्स अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे। सेकेंड देखेंगे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। यानी कि ये तीसरा जो लेवल था ये रेफर किसको करा गया था। चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले आंसर, तब आपको इस समझ में आएगा। तो ये द थर्ड लेवल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्लेस इमेजिनेशन। यानी जो थर्ड लेवल था ये प्रोडक्ट था चार्लेस की इमेजिनेशन, यानी चार्लेस जो थे उनकी कल्पना थी ये, जिसका नाम दिया गया था थर्ड लेवल। क्यों? क्योंकि ही फाइंड इट अ प्लेस, यानी वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे, वेयर ही कैन स्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ वो इस आधुनिक संसार को छोड़ करके शांति से कहीं निवास कर सकें, ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फेयर, यानी कि बिना किसी डर के, बिना किसी इस इनसिक्योरिटी से, मतलब जो वहाँ पर उनको सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, ना किसी से डर है, ना कोई खतरा। तो वो एक ऐसे मॉडर्न संसार को छोड़ करके एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर वो शांति से अपना गुजारा कर सकें, है ना। तो ये होता है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का द थर्ड लेवल, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। फिलहाल के लिए 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, अगर अभी तक आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, आपको इसी में से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि द टाइगर किंग होने वाला है। इससे देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, आगे लिखा हुआ है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन
प्रतिबंधपुरम, यानी जो टाइगर हंटिंग यानी चीते का शिकार करना क्यों बैन कर दिया गया है प्रतिबंधपुरम में। ठीक है, द टाइगर किंग चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसकी स्टोरी आपको पता होगी कि वहाँ के जो राजा थे उनको जो ज्योतिष होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उन्होंने ये उनको प्रिडिक्शन दी थी, उन्होंने ये उनकी भविष्यवाणी करी थी कि आपकी मौत एक चीते के हमले के कारण होगी। इसी वजह से भाई वो चाहते थे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जितने भी चीते हैं उनको हम अपने हाथों से मारें, अगर कोई दूसरा मारेगा तो वो उनकी गिनती में नहीं आएगा। मतलब उनको पता था कि जैसे हमारे राज्य में 45 चीते हैं या 40 चीते हैं, तो वो मारते थे, आके उसको काउंट करते थे कि हमने आज कितने मारे। तो इस तरह से जब उनको ये अंदाज़ा मिल जाता था कि अब कितने बचे हैं, तो भाई ये अंदाज़ा जब भी मिलता था जब वो खुद मारते थे, कोई दूसरा मार दे तो उनको क्या पता कौन मरा और क्यों कितने नहीं मरे। तो इसीलिए उन्होंने हंटिंग जो है वो बैन कर दी थी प्रतिबंधपुरम में। अभी आप लोग आंसर पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। द महाराज वॉज टोल्ड बाई द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी जो महाराज थे उनको टोल्ड बाई एस्ट्रोलॉजर्स यानी बताया गया था एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, डेट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, यानी कि एक चीता आपकी मौत का कारण बनेगा। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, तभी से उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि हम सारे टाइगर्स को मार देंगे, यानी उनका शिकार कर देंगे। फॉर दिस रीज़न टाइगर हंटिंग वॉज बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम, यानी कि जो फॉर दिस रीजन यानी यही कारण था कि जो राजा थे उन्होंने टाइगर की हंटिंग बैन कर दी, बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम मतलब होता है कि उनको छोड़ करके, यानी राजा को छोड़ करके कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता। द महाराज हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, यानी रीज़न क्या था, हमने आपको बताया कि जो महाराज थे वो खुद से सारे टाइगर्स को मारना चाहते थे, उनकी गिनती करना चाहते थे कि अब कोई बचा तो नहीं। इस वजह से उन्होंने सभी पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अब चीते को उनके सिवा नहीं मार पाएगा। तो यही रीज़न था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वॉट प्रेडिक्शन वॉज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स अबाउट द टाइगर किंग, यानी जो प्रेडिक्शन करी थी एस्ट्रोलॉजर ने वो टाइगर किंग के लिए वो क्या थी। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। हालांकि मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, बट हिंदी में तो लिखना नहीं है, आंसर इंग्लिश में लिखना है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। एट द टाइगर्स बर्थ, यानी टाइगर का जब जन्म हुआ था, यानी यही जो महाराज थे ऊपर, इनका जब जन्म हुआ होगा, तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो राज्य ज्योतिषी होते हैं, जो आपको पता होगा दरबारों में बैठते थे पहले, प्रेडिक्ट डैट ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर, उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी, ये भविष्यवाणी करी थी कि ये जो आपका बच्चा है टाइगर, उस समय ये छोटे थे, तो उन्होंने इनके लिए भविष्यवाणी करी थी कि ये लड़का आगे चल के एक ग्रेट वॉरियर बनेगा, हीरो बनेगा एंड चैम्पियन बनेगा, यानी बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। बट दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन करी थी कि इसकी मौत जो है वो एक टाइगर के हमले के कारण होगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, ठीक, इसमें मतलब ये यहाँ से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। एंड ऑफ अर्थ किसको बोला गया है, अंटार्कटिका को, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी ये कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल। रशियन रिसर्च वेसल होता है एक तरह से जो समुद्र में, आपको पता होगा कि समुद्र पर निगरानी करने के लिए हर देश का एक जहाज़ तैनात रहता है, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च वेसल, ठीक है। तो एक रशियन यानी कि रूस का एक जहाज़ था जो समुद्र में खड़ा था, उस पर ये पहुँचे एकेडमिक सोकोल्स्की, यानी कि एक नाम था उस पोत का। सी ट्रैवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड शिप, यानी उन्होंने टोटल ओवरऑल 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे की एक यात्रा करके, जिसमें उनका कार सा तो कार से आए, एरोप्लेन से उड़े और शिप तक पहुँचे, मतलब यहाँ तक घर से निकले कार से और शिप तक पहुँचने में उनको 100 घंटे का समय लगा। इस तरह से वो ऑथर जो थे वो अंटार्कटिका पहुँच गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाई इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ रहा है। तो उसका कारण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी जो सामान्य ग्लोबल का ताप होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज, यानी क्योंकि ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत के क्षय होने के कारण। क्षय मीन्स 6 नहीं 6 नहीं, क्षय मतलब होता है उसका ह्रास, यानी कि हानि हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, उसी को बोला जाता है डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, विच इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन
विच इन टर्न इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, यानी ये मेन कारण होता है इससे जो इफेक्ट होता है वो कार्बन साइकिल जो होती है, ग्लोबल कार्बन साइकिल, उस पर इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? साइटोप्लैंक्टन के कारण, यानी ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो साइटोप्लैंक्टन, ये होता है इसी के कारण ओजोन में परत में जो छेद हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, हु वॉज हना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर, यानी जो हना कौन थी और वह हाउ डिड सदाओ मैरी हर, यानी सदाओ ने उसने शादी कैसे करी। तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है, हना वॉज सदाओस वाइफ, यानी जो हना थी वो सदाओस की वाइफ थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, और ये दोनों पहली बार मिले थे अमेरिका में, एक प्रोफेसर थे उनके घर पर। दे फेल इन लव, यानी कि वो एक दूसरे के प्यार में वहीं से पड़ गए थे, डूब गए थे। सदाओस टोल्ड हिज फादर, यानी सदाओ जो थे उन्होंने अपने पिताजी को बताया अबाउट हना के बारे में। देन देयर मैरिज वॉज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज़ वे, तो इनके पिताजी ने क्या करा कि इनकी शादी करवा दी इन दोनों की ओल्ड जापानीज़ वे, यानी ओल्ड पुराने जापानी तरीके से। हना वॉज रियली अ डिवोटेड वाइफ, हना जो थी वो एक तरह से प्योर डिवोटेड वाइफ, मतलब समर्पित नारी थी, समर्पित वाइफ थी अपने हस्बैंड के लिए, यानी एक तरह से आप लोग बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाली। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर, यानी जो सदाउस के फादर थे उनका मुख्य चीफ कंसर्न यानी चिंता, चीफ मतलब मुख्य, यानी मुख्य चिंता उनकी क्या थी सदाउ को लेकर के। तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर वाज सदाउस एजुकेशन, यानी वो जो सदाउस की एजुकेशन को लेकर के हमेशा टेंशन में रहते थे। फॉर दिस वेरी पर्पज़ ही सेंट, यानी इसी कारण उन्होंने भेजा सदाउस टू अमेरिका, सदाउ को अमेरिका में, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी सर्जरी और मेडिसिन यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने भेजा। बट भैया सदाउस ने क्या करा, इन्होंने वहाँ पहुँच के शादी कर ली। ठीक है, अब शादी कर ली, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी पढ़ाई भूल गए। आगे आप लोग पढ़ोगे, इसका चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आप लोग का ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो अब क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक आपको। व्हाई डिड मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओ, यानी जो मैसेंजर था, जो संदेश वाहक था, वो डॉक्टर सदाओ के पास क्यों पहुंचा। भाई नाम क्या है कि डॉक्टर लग गया, आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करा हो तो, यानी कि सदाओ जो थे भैया वो डॉक्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट इसका आंसर पढ़िए, ही कैम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज, यानी कि जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाओ के पास आया, बिकॉज यानी क्योंकि डॉक्टर सदाओ वॉज टू कैम टू द प्लेस, यानी डॉक्टर सदाओ को एक जगह जाना था जहाँ द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन, यानी कि जो बूढ़े जनरल थे, जनरल मीन्स होता है उस समय सेना के जो जनरल होते हैं उनको बोला जाता है, वो उनको दोबारा से जो पेन था वो होने लगा था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, यानी जो ओल्ड जनरल थे उनको एक अटैक आया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, यहाँ पर डॉक्टर सदाओ को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और डॉक्टर सदाओ जो थे भाई वो सर्जरी और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हो चुके थे, इसी वजह से इनकी भी ज़रूरत थी वहाँ पर, इसीलिए जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाओ के पास आया था कि चलिए आपकी आवश्यकता पढ़ने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 8-9 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, अभी 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी एक बार समझ लीजिए। और अगर आप यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखे हो और 2 क्वेश्चन भी देखने वाले हो तो मेरे भाई ये मान के चलना कि आपके जो 8 नंबर आने वाले हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में सप्लीमेंट्री से देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लेम, यानी जो डेरी थी वो इम्प्रेस्ड क्यों हुई, सॉरी यहाँ पर डेरी आई थिंक मेल है ना, तो हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लेम, यानी डेरी जो था वो इम्प्रेस्ड कैसे हुआ लैम से। लैम कौन थे, डेरी कौन था, आप लोगों ने चैप्टर शायद पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम आगे इसमें मैं आपको बता देंगे। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम, यानी कि कुछ क्वालिटियाँ जो हम आपको इस आंसर में बताने वाले हैं, ये कुछ क्वालिटियाँ थीं जिसने डेरी को लैम्ब की ओर आकर्षित होने पर मजबूर कर दिया। फर्स्ट, यानी पहली जो क्वालिटी थी वो ही इंस्पायर डेरी टू गो टू फेस द वर्ल्ड, यानी जो पहली क्वालिटी थी मिस्टर लैम्ब की, वो डेरी से कहते थे कि मतलब डेरी जो था
उसको ये प्रेरणा मिलती थी इनको देख करके कि संसार को कैसे फेस किया जाए। यानी जो आपको पता होगा डेयरी था, इसका फेस जला हुआ था, तो ये संसार जब निकलता था तो संसार के लोग जो हैं, वर्ल्ड के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग जो थे इसके, वो इसको देखकर हंसते थे। तो ये इंस्पायर हुआ लैम्ब से कि कैसे ऐसे लोगों को फेस किया जाए। ठीक है। सेकेंड, ही एड्यूसेस डेयरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस। यानी लैम्ब ने डेयरी को समझाया कि तुमको इग्नोर करना चाहिए, तो इग्नोर करना चाहिए, डेयरी टू स्टॉप कराएं, यानी कि आपको रोना बंद करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी कुछ बोल दे तो रोना मत, और ऐसे लोग को कैसे आप लोग फेस कर सकते हो, कैसे इग्नोर कर सकते हो, ये उन्होंने सिखाया था। ठीक है। यानी उसके अबाउट हिज फेस, उसके चेहरे को लेकर के लोग जो टिप्पणी करते थे उससे उसको डरना नहीं है, उनका सामना करना है। थर्ड और तीसरी क्वालिटी जो थी, ही इज़ ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कम्फर्ट अदर। यानी कि जो तीसरी प्रॉपर्टी थी लैम्ब की वो ये थी कि वो हमेशा खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा देते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु इज़ मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन। यानी मिस्टर लैम्ब कौन थे और जो डेयरी था वो उनके गार्डन में कैसे पहुंचा। मिस्टर लैम्ब इज़ ओल्ड मैन। यानी मिस्टर लैम्ब कौन थे, ये एक बूढ़े व्यक्ति थे। ही लिव्स इन अ बिग हाउस अलोन। यानी एक बड़े से बंगले में ये अकेले रहते थे। डेयरी इंटर्स हिज गार्डन। डेयरी जो है इनके गार्डन में इंटर हुआ था, यानी पहुंचा था, बाय क्लिम्बिंग ओवर द बॉल, यानी दीवार को फांद करके। डेयरी लाइक्स द प्लेस। डेयरी को वह जगह पसंद आई थी। एंड थिंग्स, और उसने सोचा कि डैट देयर इज़ नो बडी, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, इनसाइड इट यानी इसके अंदर। तो ही वॉन्ट टू सिट देयर, वह शांति से खुश होकर उस जगह पर बैठा हुआ था। तो इस तरह से मिस्टर लैम्ब और डेयरी की मुलाकात हुई थी, और इसी तरह से अपने भी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ तक जिस बच्चे ने देख लिया उसके 8 नंबर भी कंफर्म हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर इसी तरह से आप लोग प्रोस के भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, सेक्शन सी ग्रामर का पढ़ना चाहते हो, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मेरे चैनल के सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।